नमस्कार साथियों, एकलव्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि हम पिछली दो क्लासों में हमने पढ़ा था कि पॉलिटी में राज्यपाल से संबंधित जो भी चीज़ें थी, पहली क्लास में सिर्फ हमने राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेदों के बारे में बात की थी। दूसरी क्लास में हमने ये देखा था कि राज्यपाल से संबंधित जितने भी आयोग बने थे, जितनी भी समितियाँ बनी थी, वो सारी कौन कौन सी थी। जैसे मैंने आपको बताया था कि राज्यपाल से संबंधित आर्टिकल 153 से स्टार्ट होते हैं। 153 में राज्यपाल का पद आ जाता है। उसके बाद 154 में राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो उसके बाद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति आ जाती है। इसी तरह से 156 में राज्यपाल का कार्यकाल आ जाता है। 157 में राज्यपाल की दशा एवं शर्तें आ जाती है। उसके बाद 158 में और उसके बाद 158, 159 और 160 तक हमने सारी चीज़ें 161, 162 तक सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली थी। अब देखिए दोस्तों, आगे हम इस क्लास को आगे शुरू करते हैं और इस क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनमें हम पढ़ेंगे कि राज्यपाल से संबंधित जो केस हुए थे, जो विवाद हुए थे, उन विवादों में कौन कौन सी चीज़ें थी और सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या निर्णय उनमें आए थे। ये क्लास उन सभी साथियों के लिए इम्पोर्टेंट है जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, आरएस की तैयारी कर रहे हो, एसआई की तैयारी कर रहे हो, या मेरे जो भाई बाकी बड़ी एग्जामों की तैयारी कर रहे हो, उन सभी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। वर्तमान में क्या कर दिया है कि वर्तमान में हमारा जो RSMSB बोर्ड है, उसमें भी सवाल इस तरह के डाल दिए जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं। पहला जो विवाद हुआ था उसको हम देखते हैं कि राजस्थान से संबंधित जो पहला विवाद हुआ था वो हुआ था राज्यपालों को लेकर रघुकुल तिलक विवाद। देखिए दोस्तों, रघुकुल तिलक विवाद जो था वो आ जाता है हमारा, यदि मैं आपसे बात करूं, देखिए रघुकुल तिलक कौन थे, यानी कि हमारे राजस्थान के राज्यपाल बनाए गए थे। और राज्यपाल बनाए गए थे वो 1977 में। 1977 में इनको राज्यपाल बनाया गया और राज्यपाल बनाने के साथ में ही 1981 में इन्हें बर्खास्त कर दिया गया। सबसे पहली बात जब स्टार्ट हुई, जब इनको राज्यपाल बनाया गया, जब राज्यपाल बनाया गया तो उसी समय एक व्यक्ति थे हरगोविंद पंत। कौन व्यक्ति थे? हरगोविंद पंत। हरगोविंद पंत जब इनको राज्यपाल बनाया गया था, उस राज्यपाल बनाने को लेकर ही वो चले गए थे इनके खिलाफ, कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। उन्होंने कहा था कि ये जो रघुकुल तिलक को जो राज्यपाल बनाया गया है, उनकी जो नियुक्ति है वो असंवैधानिक है। नियुक्ति क्या है दोस्त? असंवैधानिक। नियुक्ति क्या है? असंवैधानिक है। अब देखो, उन्होंने असंवैधानिक क्यों कहा? उन्होंने इसलिए कहा असंवैधानिक। देखो, मैं आपको छोटा सा एक चीज बताता हूं कि भारत के संविधान की यदि मैं बात करूं तो उस भारत के संविधान में एक भाग आता है आर्टिकल 14, और उस आर्टिकल 14 के अंदर हमारी जो भी वो आती है संविधान का भाग है भाग 14, और भाग 14 में आता है संघ एवं लोक सेवा आयोग। संघ एवं लोक सेवा आयोग। देखिए दोस्तों, इस जो संघ एवं लोक सेवा आयोग है, इसमें आर्टिकल आते हैं 308 से लेकर 323 तक। इस आर्टिकल में 308 से लेकर 315 तक हमारा UPSC आ जाता है, और 316 से लेके 323 तक हमारे स्टेट के जो PCS हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं। इसी में एक आर्टिकल है 319। आर्टिकल कौन सा है दोस्त? 319 है। उसका एक भाग है D। उस पार्ट में लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति लोक सेवा आयोग का सदस्य अध्यक्ष रह गया है, उसको भारत सरकार उसके कार्यकाल के बाद, क्या लिखा है दोस्त, कि कार्यकाल के बाद में उस व्यक्ति को भारत सरकार के अधीन या राज्य सरकार के अधीन किसी भी रोजगार के पद पर नहीं रखा जाएगा। देखिए दोस्त, इस मामले में विवाद क्यों हुआ? क्योंकि रघुकुल तिलक 1958 से 59 तक RPSC के सदस्य रहे। ये क्या रहे? RPSC के सदस्य। कई बार दोस्तों सवाल सीधा पूछा जाता है कि राजस्थान के ऐसे कौन से राज्यपाल थे जो RPSC के सदस्य भी रहे।
अब यदि मैं आपसे बात करूं कि रघुकुल तिलक विवाद इसलिए हुआ क्योंकि ये पहले लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे थे और इन्हीं के खिलाफ हरगोविंद पंत पहुंच जाते हैं कहां पे, सुप्रीम कोर्ट, और वो कहते हैं कि जो रघुकुल तिलक की जो नियुक्ति की गई है वो नियुक्ति असंवैधानिक है। देखो इसमें यह चीज हुआ था कि असंवैधानिक है और इसमें यह कहा गया, और उसके बाद में 1981 में इन्हें राज्यपाल के पद से बर्खास्त कर दिया जाता है। उसके बाद में जब ये मामला चला तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में निर्णय देता है कि जो राज्यपाल है वो केंद्र सरकार के अधीन कार्य जरूर करता है, क्योंकि उसकी नियुक्ति क्या किसके द्वारा की जाती है दोस्त, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन वो केंद्र सरकार के अधीन कोई रोजगार के पद पर कार्यरत नहीं है। यानी कि राज्यपाल का जो पद होता है वो एक असंवैधानिक पद होता है, एक संवैधानिक पद होता है, और वो संवैधानिक पद होते हुए इसलिए उसको रोजगार के अधीन नहीं माना जाएगा। ठीक है देखिए दोस्तों, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय आए थे वो निर्णय कौन कौन से थे। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि पहला ये लिखा सुप्रीम कोर्ट ने कि राज्यपाल यानी कि जो राज्यपाल है उसकी जो नियुक्ति होती है, यानी कि राज्यपाल का पद संवैधानिक पद है, और राज्यपाल के पद केंद्र सरकार का एजेंट नहीं है, जिसे जब चाहे बर्खास्त किया जाए। इस मामले में ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि केंद्र राज्यपाल का जो पद है वो हमारा एक संवैधानिक पद है, और उस संवैधानिक पद में केंद्र सरकार का वो एजेंट नहीं है, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जरूर काम करता है वो राज्यों में नियंत्रण व्यवस्था को लेकर, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो क्या किया जाए कि उसको जब चाहे जब बर्खास्त कर दिया जाए। दूसरा, इस मामले में एक निर्णय आया कि आर्टिकल 319 के तहत जो बातें की गई थी, जो आर्टिकल 319D में जो बात की गई थी कि यानी कि लोक सेवा आयोग के कोई भी सदस्य अध्यक्ष जो कि अपने कार्यकाल के पूरा होने के दौरान जो यदि किसी भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी ऐसे पद पर कार्यरत है जो संवैधानिक पद है, तो उनको रोजगार का पद नहीं माना जाएगा। ये हमारा जो विवाद होता है रघुकुल तिलक केस विवाद, उसमें ये सारी चीजें आती है। यानी कि इसमें लिखा गया कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और किसी मंत्री को लाभ के पद पर, यानी कि इसको रोजगार का पद नहीं माना जाएगा, रोजगार का पद नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा है रघुकुल तिलक विवाद, जिसके अंतर्गत दो आर्टिकलों का वर्णन मिलता है हमें। एक तो आर्टिकल 155 जिसमें राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, और राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में लिखा जाता है कि राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है, ये केंद्र सरकार का एजेंट नहीं होता है। दूसरा, इसमें लिखा गया कि जो राज्यपाल का पद होता है वो एक के रोजगार का पद नहीं है, वो सिर्फ एक संवैधानिक पद है, क्योंकि राज्यपाल का जो काम होता है, वो राज्यपाल का जो कार्य होता है, वो राज्यपाल का क्या होता है, विधानसभा के सत्र बुलाना, विधानसभा के सत्र बुलाना। क्या काम होता है, विधानसभा के सत्र बुलाना, क्षमादान करना, ये सभी किसके कार्य होते हैं, राज्यपाल के कार्य होते हैं। इसलिए इसको क्या नहीं माना जाएगा, एक रोजगार के अधीन नहीं माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। दूसरा जो विवाद आता है हमारा, दूसरा जो विवाद आता है उसको देखते हैं। रामेश्वर प्रसाद विवाद। रामेश्वर प्रसाद विवाद, देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं रामेश्वर प्रसाद विवाद की। रामेश्वर प्रसाद विवाद, देखिए दोस्तों, ये जो विवाद हुआ था, ये हुआ था 2006 में, और 2006 में ये विवाद की जो शुरुआत होती है वो होती है बिहार राज्य से।
कहां से होती है मेरे दोस्त? बिहार राज्य से इस विवाद की शुरुआत होती है। देखिए, इस सबसे पहले तो मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बता देता हूं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, एक निर्णय तो ये दिया कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है, राज्यपाल की नियुक्ति के लिए एक निश्चित प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए, निश्चित प्रक्रिया को अपनाया जाना चाहिए। दूसरा इसमें कहा गया कि राज्यपाल 356 का प्रयोग 356 का प्रयोग अपनी स्वविवेक शक्तियों के आधार पर करें, अपनी स्वविवेक शक्तियों के आधार पर करें, स्वविवेक शक्तियों के आधार पर। देखिए दोस्तों, इस विवाद की शुरुआत होती है बिहार राज्य में। बिहार राज्य में क्या होता है, 2005 में इलेक्शन होते हैं, 2004 में इलेक्शन होते हैं, और 2004 में जैसे इलेक्शन होते हैं, 2004 में इलेक्शन होने के बाद में दिसंबर में इलेक्शन होते हैं और फरवरी में उसका रिजल्ट आता है। यानी कि 2005 की यदि मैं बात करूं तो 2005 फरवरी में रिजल्ट आता है। किसका? चुनाव का रिजल्ट आता है। देखिए दोस्तों, बिहार राज्य में यदि मैं बात करूं तो 243 टोटल विधानसभा की सीटें हैं। इसका मतलब यदि मैं मोस्टली बात करूं तो 122 सीटें में क्या चाहिए? पूर्ण बहुमत चाहिए। किसके लिए? राज्य सरकार बनाने के लिए। अब होता क्या है दोस्त, यहाँ पे 3 प्रकार की पार्टियां थी और तीनों पार्टियों में से किसी भी प्रकार की पार्टी को, यानी किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। जब तीनों पार्टियों में से किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो यहाँ पे त्रिशंकु सरकार के गठन की बात हुई। अब उस समय क्या होता है कि जो राज्यपाल थे, राज्यपाल ने क्या किया यहाँ पर, यानी कि बिना किसी भी पार्टी को मौका दिए सीधे सीधे क्या कर देता है, राज्यपाल को एक लिखित में, राष्ट्रपति को एक लिखित में सूचना दे देता है। और लिखित में सूचना देने के बाद क्या कर दिया जाता है, बिहार राज्य में क्या कर दिया जाता है, राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है। इस मामले को लेकर रामेश्वर प्रसाद विवाद हो जाता है। और इस विवाद में यही चीजें होती है कि भाई 356 का प्रयोग, उसके बाद आपने पता होगा कि जब मैंने आपको सरकारीय आयोग पढ़ाया था और सरकारीय आयोग जो आया था उसने, सरकारीय आयोग ने 1988 में ये कहा कि 356 का प्रयोग राज्यपाल को सिर्फ किस कंडीशन में करना चाहिए, अंतिम विकल्प के रूप में करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब मर्जी आप क्या करो, उठा के राज्यपाल क्या कर दो, इनका निर्माण यानी कि 356 का प्रयोग कर दो। वैसे दोस्तों मैं बता देता हूं कि 356 को मृत पत्र कहा था किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आर्टिकल 356 का प्रयोग कई बार केंद्र सरकार अपने राज्यों के राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्यों पर लगा देती है। जैसे मैं आपको एक केस बताऊंगा आगे, एसआर बम्बई का जो केस हुआ था 1994 का, उस केस में ऐसा ही हुआ था। ठीक है दोस्त, तो इसमें कहा गया कि रामेश्वर प्रसाद केस में कहा गया कि राज्यपाल की नियुक्ति के लिए एक निश्चित प्रक्रिया होनी चाहिए और राज्यपाल को क्या करना चाहिए, आर्टिकल 356 का प्रयोग अपने स्वविवेकीय शक्तियों से प्रयोग करना चाहिए। उसको एटलीस्ट कम से कम किसी भी पार्टी को जो बहुमत में है उसको कम से कम एक मौका जरूर देना चाहिए कि वो सरकार अपनी बना सके। ठीक है दोस्त, आगे यदि हम देखते हैं, आगे जो आता है, देखिए दोस्तों आगे की बात करता हूं मैं। रामेश्वर विवाद के बाद में अगला जो विवाद आता है, एसआर बम्बई का विवाद आता है। एसआर बम्बई का जो विवाद था वो हमारे उस विवाद की जो शुरुआत होती है वो होती है कर्नाटक राज्य से। कहां से होती है दोस्त? कर्नाटक राज्य से होती है। देखिए दोस्त, 1988 के आसपास, 88-89 में कर्नाटक में जनता दल की सरकार बनती है और उस जनता दल की सरकार में एसआर बम्बई वहां के सीएम बनते हैं। एसआर बम्बई क्या बनते हैं? वहां के सीएम बनते हैं। उसी समय क्या होता है कि सेंटर में सत्ता परिवर्तन हो जाता है। किसमें? केंद्र में सत्ता परिवर्तन हो जाता है और केंद्र में जैसे ही सत्ता परिवर्तन होता है तो 1989 में कांग्रेस की सरकार बनती है। किसकी सरकार बनती है दोस्त? कांग्रेस की सरकार बनती है। और कांग्रेस की सरकार जैसे ही बनती है तो कांग्रेस की सरकार आर्टिकल 356 का प्रयोग करके इसका जो मंत्रिमंडल है उसको क्या कर देती है? बर्खास्त कर देती है। किसके मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर देती है दोस्त? ये जो एसआर बम्बई वाला जो मामला हुआ था उसमें मंत्रिमंडल को क्या कर देती है?
बर्खास्त कर देती है, किसका प्रयोग करके? 356 का प्रयोग करके। अब इस मामले में यह कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट का जब निर्णय आया तो उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति के पास में, यानी कि राज्यों के पास में राष्ट्रपति शासन को लगाने को लेकर जो शक्ति है वो राष्ट्रपति के पास में पूर्ण शक्ति नहीं है। क्योंकि पहली चीज तो ये होगा कि मोस्टली ऐसा नहीं होगा कि आप जब मर्जी आए किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दो, यानी कि सरकार चेंज हुई, जिन राज्यों में विपक्ष की सरकार है वहां पे आप राज्यपाल चेंज कर देते हो, या फिर वहां पे क्या कर सकते हो, वहां पे क्या कर देते हो, उनके मंत्रिमंडल को बर्खास्त करके वहां की सरकार को गिरा देते हो। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कहा क्या कि दूसरी चीज, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो राष्ट्रपति शासन लगाने का जो है, राष्ट्रपति शासन लगाने की जो प्रक्रिया है वो न्यायिक समीक्षा के अधीन आएगी। क्या दे दिया दोस्त? न्यायिक समीक्षा के अधीन उसको माना जाएगा। किसकी प्रक्रिया को? आर्टिकल 356 के तहत जो भी, यदि किसी भी राज्य के मंत्रिमंडल को बर्खास्त किया जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, यानी कि उसकी न्यायिक जांच की जा सकती है। आई बात समझ में? दूसरी चीज इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति शासन लगाने से पूर्व राज्य जो पाल होता है, यानी कि उस राज्य में किसी भी राज्य सरकार को शक्ति परीक्षण का एक पूरा मौका दिया जाना चाहिए। किसके तहत? यानी कि जब सपोज करो कि कर्नाटक में जनता दल की सरकार है, यदि सरकार चुनाव के समय कोई पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन रही है तो ऐसे में क्या करना चाहिए, उस राज्य के राज्यपाल को वहां की जो सरकार है उसको एक शक्ति प्रदर्शन करने का मौका देना चाहिए, जिसको आप मोस्टली हमारी राजनीतिक भाषा में बोलते हैं फ्लोर टेस्ट। यानी कि फ्लोर टेस्ट का मौका उनको दे देना चाहिए ताकि वो अपनी सरकार को बना सके। ये नहीं कि जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आया, चुनाव का रिजल्ट आते आप बोल दो, राज्यपाल बोल देता है कि नहीं हम तो राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं, क्योंकि इस राज्य में क्या है, स्थिति स्पष्ट नहीं है कि किसी भी राज्य किसी भी को भी क्या मिल रहा हो, पूर्ण बहुमत की सरकार मिल रही है। आई बात दोस्तों समझ में? तो ये मामला होता है एसआर बॉम्बई मामला। इसमें यह कहा गया कि किसी भी सरकार को अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए आर्टिकल 356 का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह मामला होता है किसमें? एसआर बॉम्बई विवाद में। और इसी विवाद में सरकारी आयोग की जो बात थी उसमें इसमें भी लागू की जाती है, उसको इसमें भी लागू इसलिए की जाती है। उन सरकारी आयोग में यह कहा गया था कि आर्टिकल 356 का प्रयोग हमेशा अंतिम विकल्प के रूप में होना चाहिए, ना कि वैकल्पिक विकल्प के रूप में। जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे ही पता चला कि ये सारी चीजें हुई है, राजनीतिक जो संवैधानिक तंत्र थोड़ा सा ही विफल हो रहा है, तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा राष्ट्रपति को बोल दोगे कि साहब एक काम कर दीजिए, आप सीधा सीधा क्या कर दीजिए, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। क्या कर दीजिए? राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। क्योंकि उस कंडीशन में जो सरकार है उसको सरकार बनाने का मौका ही नहीं मिलता है, यानी उसको शक्ति प्रदर्शन का मौका नहीं मिलता है। आई बात दोस्तों समझ में? ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। ये एसआर बॉम्बई का हमारा विवाद था, जिसके बारे में ये हुआ था कि 21 अप्रैल 1989 को कर्नाटक राज्य में क्या लगा दिया जाता है, आपातकाल लगा दिया जाता है। किसकी वजह से? क्योंकि जो केंद्र में सरकार चेंज हो जाती है, केंद्र में सरकार आ जाती है कांग्रेस की, और वो कांग्रेस की सरकार क्या करती है, जहां पर क्या होती है, ऐसे राज्यों में जहां पर विपक्ष की सरकार होती है, जैसे यहाँ पे जनता दल की सरकार थी, उन राज्यों पर क्या कर देती है, ऐसा उनके मंत्रिमंडल को क्या करवा देती है, बहिष्कार करवा देती है, यानी कि उनको बर्खास्त करवा देती है। आगे देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं आगे, यानी कि जो हमारा एसआर बॉम्बई विवाद के बाद में हमारा जो विवाद आता है वो बीपी सिंघल बनाम भारत संघ का विवाद आता है। देखिए दोस्तों, इस बीपी सिंघल बनाम भारत संघ के विवाद की यदि मैं बात करूं तो बीपी सिंघल पूर्व राज्यपाल थे। कौन थे दोस्त? पूर्व राज्यपाल। अब ये जो पूर्व राज्यपाल थे, इस समय क्या हुआ कि ये मामला उठता है 2004 में। कब आता है मेरे दोस्त? 2004 में। 2004 में क्या होता है कि केंद्र सरकार में बदलाव होता है, केंद्र सरकार में बदलाव हो जाता है, और केंद्र सरकार में जैसे ही बदलाव होता है, केंद्र सरकार क्या कहती है, गोवा, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश, गोवा, हरियाणा, गुजरात और उत्तर प्रदेश के राज्यों को क्या कर देती है, चेंज कर देती है। क्या कर देती है दोस्त? गोवा,
उत्तर प्रदेश, हरियाणा और इन सभी राज्यों को क्या कर देती है, चेंज कर देती है, यानी कि इनका क्या कर देती है, इनको हटा देती है। देखिए अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हमारा जो आर्टिकल 156 है उसमें कार्यकाल के बारे में लिखा हुआ है, और कार्यकाल में राज्यपाल के कार्यकाल में लिखा हुआ है कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और उस 5 वर्ष के साथ में राज्यपाल क्या करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। किसके काम करता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वो कार्य करता है। देखिए दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं होता है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करे तो ऐसा नहीं होगा कि जब केंद्र में सरकारें चेंज हो जाए तो आप क्या करो, अपनी मर्जी के अनुसार राज्यपालों को क्या कर दो, हटा दो। तो इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट था, ये व्यक्ति बीपी सिंघल चले गए थे सुप्रीम कोर्ट में। किस विवाद को लेके, इस मामले को लेके कि आप ऐसा क्यों करते हो, क्योंकि सरकार क्या करती है, सरकार राज्यों पर अपना नियंत्रण बनाने के लिए, राज्यों पर नियंत्रण बनाने के लिए देखिए दोस्तों, क्योंकि सुप्रीम सरकार क्या करेगी, राज्यों पर नियंत्रण बनाने के लिए अपना राज्यपाल बनाती है। वो मोस्टली ऐसा होता है क्योंकि देखो विपक्ष की सरकार होती है, सरकार यानी कि केंद्र में बैठी हुई सरकार चाहती है कि यदि किसी राज्य में विपक्ष की सरकार हो तो उस कंडीशन में वहां हमें एक राज्यपाल को हमारे को नियुक्त कर देना चाहिए, ताकि वहां पे हम आराम से क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, उस सरकार को क्या कर सके, नियंत्रण में लाया जा सके। तो इन सब चीजों को लेके ये सारी चीजें हुई। तो इसने सुप्रीम कोर्ट में इनका कहना था कि संघीय सरकार में चेंज होने पर, यानी कि केंद्र सरकार में बदलाव होने पर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप अपनी नीति और विचारधाराओं के विरुद्ध यदि कोई सरकार है तो उनके खिलाफ क्या कर दो, वहां के राज्यपालों को मनमाने ढंग से क्या कर दो, हटा दो। ये मामला आया था किसमें, बीपी सिंघल बनाम भारत संघ 2010 में। तो इसका जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय ये था, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था कि जो राज्यपाल है उसको मनमाने ढंग से हटाया नहीं जाना चाहिए। ठीक है दोस्त, इसी का जो एक मामला हुआ था, इस मामले में एक मामला हुआ था सूर्य नारायण बनाम भारत संघ वाला मामला। इसी को मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। इसी में एक ऐसा मामला हुआ था सूर्य नारायण बनाम भारत संघ। देखिए दोस्त, एक सूर्य नारायण बनाम भारत संघ वाला मामला हुआ था। सूर्य नारायण बनाम भारत संघ, सूर्य नारायण बनाम भारत संघ वाला मामला हुआ था 1981 में। इस मामले में भी ये कहा गया कि राज्यपाल को मनमाने ढंग से हटाना, मनमाने ढंग से हटाना राष्ट्रपति का अधिकार क्षेत्र नहीं है। राष्ट्रपति का अधिकार क्षेत्र नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि राज्यपाल को बिना कारण बताए हटाना क्या है, गलत है। तो बीपी सिंघल बनाम भारत संघ वाले मामले में भी यही हुआ था। उससे पहले सूर्य नारायण बनाम भारत संघ वाले मामले में भी यही हुआ था। इन्होंने कहा था कि राज्यपाल को हटाते समय राष्ट्रपति को कम से कम इतना ध्यान रखना चाहिए कि राष्ट्रपति की इच्छा, राज्यपाल को हटाते समय राज्यपाल जो राष्ट्रपति होता है उसकी इच्छा न्यायोचित नहीं होगी। यानी कि ऐसा नहीं है कि उसकी इच्छा हो तो उसको हटा दिया, उसकी इच्छा हो तो उसको लगा दिया, ये चीज है। उसके बाद में अगला जो केस आता है दोस्त, वो हमारा जो केस आता है, देखिए अगला जो केस आता है नवाब रेबिया विवाद आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विवाद है दोस्त, और इसी विवाद से अभी लास्ट जो लाइब्रेरियन का एग्जाम था उसमें सवाल पूछा गया था। लाइब्रेरियन का जो एग्जाम हुआ था उसमें इस विवाद को लेकर सवाल पूछा गया था। देखिए दोस्त, ये जो मामला होता है, ये मामला होता है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ होता है दोस्त, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में मामला होता है। उससे पहले एक मामला और होता है शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य, शमशेर सिंह बनाम, इसी को लेके मिलता जुलता है तो मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ। शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य।
इस विवाद में ये होता है कि इस विवाद में ये कहा जाता है कि राज्यपाल कोई भी कार्य करेगा वो क्या करेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह को लेके करेगा, यानी कि बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के राज्यपाल कोई भी कार्य नहीं करेगा। यानी कि राज्यपाल को यदि कुछ भी कार्य करना हो तो पहले उसको सीएम और मंत्रिपरिषद से सलाह लेनी पड़ेगी और उसके बाद ही वो किसी भी कार्य को कर सकता है। ये कौन से मामले में हुआ था? शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य का जो मामला हुआ था उसमें ये बातें हुई थी। ठीक है दोस्तों, अब यदि मैं बात करूं थोड़ा सा इसके बारे में कि ये जो नबाम रेबिया विवाद था ये क्या था। इस विवाद की यदि मैं शुरुआत की बात करूं तो इस विवाद की शुरुआत होती है दिसंबर 2015 में। कब होती है मेरा दोस्त? दिसंबर 2015 में इस विवाद की शुरुआत होती है, दिसंबर 2015। देखिए दोस्त, दिसंबर 2015 में होता है कि अरुणाचल प्रदेश के जो सीएम थे वो नबाम तुकी थे। कौन थे दोस्त? नबाम तुकी। नबाम तुकी और यहाँ के जो एक राज्यपाल थे राजरेवा, ये क्या करते हैं, एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ पे जो कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के कुछ बागी विधायक हो जाते हैं और वो विधायक क्या कर देते हैं कि सरकार के खिलाफ में विपक्ष में एक्शन में आ जाते हैं और सरकार को गिराने का प्रयास करते हैं। अब ये जो नबाम तुकी था, इन्होंने राज्यपाल को कहा कि एक काम कीजिए, क्योंकि देखिए राज्यपाल का जो काम होता है विधानसभा के सत्र बुलाने का जो कार्य होता है, किसका होता है भाई? राज्यपाल का। विधानसभा का सत्र, विधानसभा के सत्र आहूत करना, सत्रावसान करना, ये सब किसका कार्य होता है? राज्यपाल का कार्य होता है। ये संविधान आर्टिकल 174 के तहत राज्यपाल को क्या देता है? ये शक्ति प्रदान करता है। अब हुआ यूं कि नबाम तुकी ने कहा, लेकिन उसके लिए ये कहा गया कि विधानसभा का सत्र बुलाएगा, लेकिन राज्यपाल क्या करेगा? स्थान और जो समय होगा वो राज्यपाल डिसाइड करेगा। लेकिन उसमें एक चीज और लिखी हुई है कि विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए उसको मंत्रिपरिषद को 21 दिन पूर्व से सूचना देनी पड़ेगी। लेकिन इन्होंने, नबाम तुकी ने कहा कि एक काम कीजिए सर, आप राज्यपाल को कहा कि एक काम कीजिए, आप 14 जनवरी 2016 को सत्र बुला लीजिए। कब का बुलाया इन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, 14 जनवरी 2016 है उसको क्या बुला लीजिए? सत्र बुला लीजिए, नया सत्र जो है वो। अब हुआ क्या कि कांग्रेस के कुछ बागी विधायक थे वो राजरेवा के पास में पहुंच गए, उन्होंने कहा कि सर एक काम कीजिए, आप सत्र पहले बुला दीजिए, क्योंकि जो रेबिया है वहां के लोकसभा के जो अध्यक्ष थे, सॉरी विधानसभा के जो अध्यक्ष थे, वो क्या कर रहे हैं, वो ये कह रहे थे कि कांग्रेस के बागी विधायक कह रहे थे कि ये हमें क्या कर देंगे? अयोग्य घोषित कर देंगे, यानी कि हमारे क्या कर देंगे? अयोग्यता का हमारे ऊपर चिन्ह लगा देंगे। ये बात होती है कांग्रेस के विधायकों की। अब होता क्या है कि ये जो राज्यपाल थे, ये राज्यपाल दिसंबर 2015 में क्या लेके आ जाते हैं? सत्र बुलाने की घोषणा कर देते हैं। दिसंबर 2015 में ये सत्र बुलाने की घोषणा कर देते हैं, तो उसी कंडीशन में क्या होता है, नबाम तुकी क्या करते हैं? विधानसभा में लॉक करवा देते हैं। विधानसभा को क्या करवा देते हैं? लॉक करवा देते हैं। और विधानसभा को जैसे ही लॉक करवाते हैं, रेबिया जी कहां चले जाते हैं? मामला कहां लेके चले जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में लेके चले जाते हैं। नबाम रेबिया विवाद, ये मामला इस तरह से होता है, जिसमें ये कहा गया, क्योंकि इसमें क्या कर दिया जाता है कि ये मामला ऐसा होता है कि ये बर्खास्त कर देते हैं इसको, और क्या कर देते हैं? आर्टिकल 356 का प्रयोग करके क्या कर देते हैं? अरुणाचल प्रदेश में क्या कर देते हैं? राष्ट्रपति शासन लगवा देते हैं। और उसके बाद में जो सरकार होती है वो उनको, कांग्रेस को वापस से सरकार बनाने का मौका देती है। कांग्रेस को वापस सरकार बनाने का मौका देती है, यानी कि उनको सरकार को वापस बहाल कर दिया जाता है। लेकिन उस मामले में जो जजमेंट आया था वो जजमेंट ये था कि सुप्रीम कोर्ट जो है, उस मामले में जजमेंट था, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देता है कि जो राज्यपाल होता है आर्टिकल 174 के तहत, 174 के तहत जो राज्यपाल होता है वो क्या करेगा? विधानसभा के सत्र बुलाएगा, विधानसभा के सत्र आहूत करेगा, सत्रावसान करेगा, लेकिन उन सब के लिए उसे मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री की सलाह की आवश्यकता होगी। मंत्रिपरिषद की सलाह की आवश्यकता होगी। और इसमें यह लिखा हुआ है कि राज्यपाल को यह सब करना राज्यपाल का क्या है? कर्तव्य है।
राज्यपाल के क्या है, कर्तव्य है। क्या बुलाना, विधानसभा के सत्र बुलाना और विधानसभा के सत्रावसान करना। ठीक है दोस्त, ये सारे मामले होते हैं किसमें, यानी कि बीपी सिंघल बनाम नबाम रेलवे विवाद में ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये सारी चीजों को देख के हम जो इसमें जो जजमेंट आए थे वो जजमेंट हम देखते हैं एक बार से। रघुकुल तिलक केस में जजमेंट क्या आया था कि जो राज्यपाल का पद है वो केंद्र सरकार के अंदर प्रतिनिधि है, इसका मतलब वो उसका एजेंट नहीं है। दूसरा उसमें ये कहा गया था कि यदि कोई लोक सेवा आयोग का सदस्य या अध्यक्ष अपने कार्यकाल के बाद में यदि किसी भारत सरकार के अधीन किसी एक ऐसे संवैधानिक पद पर है जो भारत सरकार की सेवा करता है तो उसको क्या नहीं माना जाएगा, रोजगार का पद नहीं माना जाएगा। दूसरा हमने देखा था सूर्य नारायण बनाम जो भारत संघ वाला केस हुआ था 1991 में। उसमें मैंने कहा था कि राज्यपाल को हटाते समय राष्ट्रपति की इच्छा क्या नहीं होगी, न्यायोचित नहीं होगी। तीसरा मैंने आपको बताया था कि जो एसआर बम्बई वाला मामला था उसमें यह कहा गया था कि राष्ट्रपति शासन यदि लगाया जाए तो उसको न्यायिक समीक्षा के अंदर लाया जाएगा। दूसरा, राष्ट्रपति शासन अंतिम विकल्प नहीं होना चाहिए, कि ऐसा नहीं कि अंतिम विकल्प होना चाहिए, ना कि वैकल्पिक विकल्प होना चाहिए। किसी भी राज्य में सरकार को बनाने के लिए कम से कम उस राज्य की जो सरकार है उनको पूर्ण शक्ति प्रदर्शन का एक बार मौका दिया जाना चाहिए। ये सारी चीजें उसमें हुई। उसके बाद में बीपी सिंघल बनाम भारत संघ वाला जो मामला था उसमें कहा गया कि जो राष्ट्रपति है, यानी कि जो राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है, तो उसी समय यह भी कहा गया कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल काम करता है, लेकिन उसको मनमाने ढंग से नहीं हटाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केंद्र में सरकार बनी किसी दूसरे की तो जो बाकी विपक्ष की सरकारों वाले राज्य उन सभी से क्या कर दिया जाए, राज्यपाल को हटा दिया जाए। ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। जो लास्ट बार हमारा मामला हुआ था नबाम रेबिया विवाद 2016, और इस नबाम रेबिया विवाद 2016 में ये चीजें हुई और उन्होंने कहा था कि विधानसभा का सत्र बुलाने का जो काम है वो राज्यपाल का कर्तव्य है, लेकिन राज्यपाल बिना मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री की सलाह के बिना विधानसभा का सत्र आहूत नहीं कर सकता। यही सवाल लाइब्रेरियन के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है दोस्त, उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि यही जो मामला था वो 2022 में फिर उठा महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि महाराष्ट्र में भी ऐसा ही मामला हुआ था, फ्लोर टेस्ट का मौका नहीं दिया गया था। ये सारी चीजें हुई थी। देखिए दोस्तों, राज्यों में राज्यपाल बनते हैं, केंद्र सरकार के एजेंट प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, और ये सारी चीजें उनके बीच में विवाद काफी समय से चले आ रहे हैं। अभी मैं आपको छोटा सा एक विवाद और बताता हूं। देखिए दोस्तों, अभी लेटेस्ट में आपने देखा होगा कि अभी थोड़े दिन पहले जब तमिलनाडु में विधेयक लेके आई थी सरकार, तमिलनाडु सरकार द्वारा विधेयक लेके आए गए। किसके द्वारा? तमिलनाडु सरकार के द्वारा कुछ विधेयक लाए गए, जिसमें वहां के जो राज्यपाल थे उस राज्यपाल के ने क्या किया, कुछ विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख दिया। किसके लिए सुरक्षित रख दिया दोस्त? राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख दिया। क्योंकि देखो एक्चुअल में क्या होता है, राज्यपाल के पास में विधेयक संबंधी पावर होते हैं, उनमें दो आर्टिकल होते हैं। एक तो आर्टिकल होता है 200 और दूसरा आर्टिकल होता है 201। 201 के तहत क्या करता है, राज्यपाल कुछ विधेयकों को किसके लिए सुरक्षित रख देता है, राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख देता है। अब हुआ यूं मामला कि राष्ट्रपति के लिए जब उन्होंने सुरक्षित रखा तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस राज्यपाल को निर्णय दिया कि आपको 3 माह के भीतर क्या करना पड़ेगा, इस जो विधेयक है इनका क्या देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। जब उसने कहा कि राज्यपाल ने कहा कि मैंने राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख रखे हैं, तो उन्होंने राष्ट्रपति को भी क्या कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, राष्ट्रपति को भी ये सूचना भिजवा दी कि आपको भी क्या करना पड़ेगा, 3 महीने के अंदर इनका क्या देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। तो अभी आपने देखा होगा लेटेस्ट में ही जो भारत की वर्तमान राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने 14 सवाल भेजे हैं किसको, सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट को 14 सवालों के जवाब में ये कहा कि सबसे पहले आर्टिकल 200 और 201 की जो पूर्ण व्याख्या है वो हमें करके बताइए। किसकी व्याख्या करके बताइए? आर्टिकल 200 और 201 की जो पूर्ण व्याख्या है वो करके बताइए। देखिए दोस्तों, वैसे तो जो आरक्षित विषय होते हैं उन पर निर्णय लेने का जो अधिकतम समय होता है वो 4 माह का समय दिया जाता है, और इसी मामले को लेकर ये चीजें हुई थी।
दूसरा इसमें कहा गया, इसमें 14 सवाल पूछे गए, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट सवाल तो यही है कि आप सबसे पहले तो ये बताइए कि आर्टिकल 200 और 201 की क्या कर दीजिए, परिभाषा हमें दे दीजिए कि राज्यपाल को कौन कौन से क्षेत्राधिकारों में आता है। दूसरा, राज्यपाल के द्वारा किया गया कार्य वो न्यायिक प्रक्रिया में, न्यायिक समीक्षा में लागू होगा या नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया था एसआर बम्बई वाले मामले में 1994 में ये हुआ था कि जब उन्होंने वहां पे राष्ट्रपति शासन लगवा दिया था, तो राष्ट्रपति शासन के बाद में जब बम्बई कहाँ चले गए थे, सुप्रीम कोर्ट चले गए, तो सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद उन्होंने कहा था कि जो राष्ट्रपति राज्यपाल यदि किसी भी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगवा रहा है आर्टिकल 356 के तहत, उसकी एक न्यायिक जांच होनी चाहिए कि क्या उन्होंने सही तरीके से लगाया है या सही तरीके से नहीं लगाया गए। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे विवाद हमने देखे राज्यपाल से संबंधित। देखिए दोस्तों, आपने सबने पढ़ा है राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद हमारे हो गए, राज्यपाल से संबंधित हमारे आयोग हो चुके हैं, और आज हमारे राज्यपाल से संबंधित क्या हो चुके हैं, विवाद हो चुके हैं। अब हम आगे से पढ़ेंगे कि राज्यपाल की जो शक्तियां है वो किस प्रकार से होगी, यानी कि राज्यपाल की शक्तियों में कौन कौन सी शक्तियां होंगी, विधायी शक्तियां कैसी होती है, उसकी वित्तीय शक्तियां कैसी होती है, कार्यपालिका शक्ति कैसी होती है, कौन कौन से कार्य करता है वो कार्यपालिका शक्ति में, विधायी शक्ति में कौन कौन से कार्य करता है, वित्तीय शक्ति में क्या होता है, इमरजेंसी पावर में क्या क्या चीजें होती है, वो सारी चीजों का हम विस्तृत विवरण पढ़ेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए दोस्तों देखिए, मुझे आशा है कि आप सब लोगों को ये क्लासें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपके साथ में बहुत जल्दी राज्यपाल की शक्तियों को लेकर। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों।